हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनीत शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी के मेंस के पेपर 4 की। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम सिलेबस को, एग्ज़ाम के पैटर्न को, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर पाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स फेच कर पाएंगे। ये पेपर आपके लिए रहेगा कैसा, आप इसमें कैसे स्कोर कर सकते हैं, कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, ये पेपर आपके लिए रहेगा कैसा। वीडियो में बने रहिए, पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पेपर 4 है क्या। तो पेपर 4 है इथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड। तो इस पेपर में बेसिकली आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या इंटेग्रिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपसे बननी चाहिए। यानी कि आप एक इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकें, आपका जो नज़रिया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इथिकली करेक्ट होना चाहिए। तो उसी के लिए ये पेपर 4 बनाया गया है। और ये पेपर 200 मार्क्स का होता है। जैसे आपने देखा होगा जीएस का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 वो 300 मार्क्स के होते हैं, मगर जो पेपर 4 होता है एथिक्स, वो 200 मार्क्स का होता है। और ये 5 यूनिट्स में सेग्रीगेटेड है, यानी हर यूनिट से लगभग 40 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लगभग 40 मार्क्स फ्रॉम एवरी यूनिट। टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो वो पाँचों यूनिट को आप 40-40 के हिसाब से सेग्रीगेट कर दीजिए, तो 4 5 20। और यहाँ जो मार्किंग स्कीम होती है वो भी अलग होती है उन यूनिट से। मतलब दूसरे जो हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 देख चुके हैं, उसके अलावा पेपर 4 में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ जो शॉर्ट आंसर होता है वो आपका 2 मार्कर होता है, आपको उसके 2 नंबर मिलते हैं। और जो मीडियम साइज़ का होता है, 50 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, वो 5 नंबर का होता है। और जो लॉन्ग आंसर होते हैं यहाँ, वो 20 मार्कर होते हैं। यानी जो लॉन्ग आंसर है उसमें आपको लिखना भी ज़्यादा होता है, लगभग 500 वर्ड्स में। और उसका जो मार्क्स होता है, वो जितने मार्क्स कैरी करता है वो भी ज़्यादा होता है। यहाँ आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ, यानी ये आपसे बेसिक प्रिंसिपल्स भी पूछेंगे सिविल सर्वेंट के, आपसे करप्शन पे भी क्वेश्चन पूछेंगे, मगर उसके साथ साथ ये केस स्टडीज़ भी देते हैं। यानी यूनिट, लास्ट यूनिट जो रहेगी उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सिलेबस में, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इथिक्स में आखिर ये लोग पूछते क्या क्या हैं। तो इसमें आपसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी देखी जाएगी। और वो ये एनालिसिस कैसे करेंगे, ये केस स्टडी के थ्रू करते हैं। आपको एक केस स्टडी दे देंगे, आपको एक सिचुएशन दे देंगे, लेट्स से कि 50-60 वर्ड्स में आपको एक स्टोरी ये डिस्क्राइब कर देंगे कि ये लेट्स से कि एक ड्राइवर है, वो ट्रैक्टर चला रहा है, वो सीधे ट्रैक्टर चला रहा है, उसका ब्रेक फेल हो गया। अब ब्रेक फेल हो गया तो आगे उसको 3 आदमी, मतलब 3 पीपल्स आगे दिखाई दे रहे हैं और राइट साइड में 2 दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ट्रैक्टर को वो राइट साइड मोड़ देंगे, दो वहाँ 2 लोग हैं उनके ऊपर आप ट्रैक्टर चढ़ा दीजिए, या सामने आ रहे 3 व्यक्ति उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। तो आप यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या आंसर लिखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन ये पूछते हैं आपसे। मैंने एक एग्जांपल के लिए दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा गया हो या पूछे ये लोग। तो मैंने बस एक एग्जांपल के लिए आपको बता दिया कि केस स्टडी होती क्या है, कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। तो ये है ओवरऑल एथिक्स का पेपर। और अब मैं आपको एक एक यूनिट वाइज बताऊंगा कि इसमें क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए। क्योंकि ये जो पेपर है ना, ये आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है। आप जनरल स्टडीज़ के पेपर्स में अगर आप नोटिस करें तो पेपर 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी है, सेकंड पेपर में पॉलिटी इकोनॉमी और सोशोलॉजी है, पेपर 3 में साइंस है, साइंस टेक इन्वायरमेंट इकोलॉजी और जियोलॉजी, ये सारी चीज़ें। मगर उन पेपर्स में आपका जो मार्क्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। यानी अगर 300 मार्क्स का पेपर हुआ है तो 300 में हार्डली आप 150 180 ऐसे नंबर स्कोर करेंगे। मतलब आप 50% से ऊपर, यानी हार्डली 60% नंबर स्कोर कर पाएंगे। 50-60 के बीच में आपका रहेगा स्कोर, है ना, 50-60% के बीच में। जैसे अगर 300 मार्क्स का पेपर है तो 150 टू 160 या 170 मार्क्स, इससे ज़्यादा आप नहीं स्कोर कर पाएंगे। मगर जो पेपर 4 होता है एथिक्स, ये 200 मार्क्स का होता है, मगर यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आप 150 प्लस स्कोर कर जाएं। और आप ज़्यादातर टॉपर्स के मार्कशीट्स और जो उनके आंसर शीट्स देखेंगे कि इनका जो मार्क्स का जो ब्रेकेज है, यानी पेपर 1 में इन्हें कितना मिला है, पेपर 2 में, पेपर 3 में। तो आप इस तरह जब नोटिस करेंगे तब आप देखेंगे कि यार इनको जो 4th पेपर है ना, इस पे इन्होंने मैक्सिमम नंबर स्कोर किए, यानी 200 में 150 प्लस। यानी यहाँ पे जो स्कोर जा रहा है वो मोर देन 75,
यानी 75% से ज़्यादा नंबर आप इस पेपर में स्कोर कर सकते हैं। तो ये पेपर आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, और ये पेपर इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये डील करता है। ये आपसे थ्योरेटिकल चीज़ भी पूछेगा, ये आपसे केस स्टडीज़ पूछेगा, यानी आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग भी वहाँ दिखानी है ना? कोई ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल नॉलेज है बस आप पढ़ के चले गए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल सर्वेंट आप पढ़ के चले गए, करप्शन के बारे में आप पढ़ के चले गए, थिंकर्स के बारे में, इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी तक इसका दायरा है। इसका जो दायरा है, इसकी जो बाउंड्री है, इसका जो फाउंडेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपसे क्रिटिकल थिंकिंग में आपसे केस स्टडीज़ पूछी जाएंगी, और वो भी 40 मार्क्स की, 40 नंबर की, 20-20 नंबर की 2 केस स्टडीज़ आएंगी। तो जो इथिक्स का पेपर है, अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है, आपको कोई कंडीशंस दी गई है, उन कंडीशन से आप बहुत ही अच्छे से उन सिचुएशंस को डील कर पाते हैं, और आप इन फ्यूचर कैसे उन सिचुएशंस को डील करेंगे, तो वो सारी चीज़ों को ये पेपर आपका टेस्ट कर लेगा। और इसीलिए ये बनाया भी गया है। बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट भी आपके अंदर होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके अंदर एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को ये पेपर आपको टेस्ट कर लेता है। तो आइए इस पेपर को डिटेल में हम देखते हैं। इसका जो यूनिट 1 है वो फिलोसॉफिकल थिंकर्स, सोशल थिंकर्स के बारे में है। यहाँ आपको बहुत सारे इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स मिल जाएंगे, चाहे आप सोक्रेटिस की बात करें, प्लूटो की बात करें, एरिस्टोटल की बात करें, चाहे आप इंडियन थिंकर्स की बात करें, जैसे महावीर हो गए, बुद्ध हो गए, आचार्य शंकराचार्य हो गए, चारवाक हो गए, गुरु नानक देव हो गए। तो ये सारे जो थिंकर्स हैं, तो इन सारे के सारे थिंकर्स में ना आपको सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि ये पैदा कब हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, ये क्या काम करते थे, इन इनकी स्पेशलिटी क्या थी। आपको ये भी याद रखना है कि ये किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है महात्मा गांधी के बारे में, तो आपको महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंस पॉलिसी था वो आपको याद होनी चाहिए। अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है ज्योतिबा फूले के ऊपर, तो उनके सोशल रिफॉर्म्स उन्होंने क्या किए थे, समाज के प्रति उन्होंने क्या दायित्व निभाया था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले की थी, वो आपको पता होनी चाहिए। सो बेसिकली जो यूनिट 1 है, ये एक तरीके से आप ये समझिए कि आपके लिए गिफ्ट है। यूनिट 3 से जो मैंने मार्किंग स्कीम बताया था कि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मार्कर पूछा जाएगा, 20 मार्कर पूछा जाएगा। तो 20 मार्कर क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा, 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2 मार्कर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी ये नॉर्मली भी पूछ सकते हैं कि राइट अबाउट स्वामी विवेकानंद। अब ये जो क्वेश्चन है राइट अबाउट स्वामी विवेकानंद, ये हो गया आपका 2 मार्कर क्वेश्चन। बेसिक इन्होंने पूछ लिया, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप बता देंगे, और हार्डली 10 से 15 शब्द में आप डिस्क्राइब कर देंगे। अब ये अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे 5 मार्कर में स्वामी विवेकानंद पे ही। तो स्वामी विवेकानंद पे ये अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि हु वॉज स्वामी विवेकानंद एंड डिस्क्राइब द फेमस स्पीच गिवन बाय हिम, है ना। तब यहाँ पे ये 5 मार्कर का क्वेश्चन बन गया। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे कि वो कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, उसके साथ साथ आप बताएंगे कि उनकी जो फेमस स्पीच थी शिकागो में पीस कॉन्फ्रेंस में, जो उन्होंने स्पीच दी थी, तो वो बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इसकी वजह से वो बहुत फेमस हो गए थे, यानी वेस्टर्न पीपल्स, वेस्ट के लोग बहुत ही ज़्यादा एडमायर करने लगे थे स्वामी विवेकानंद को, सिर्फ इसी वजह से। क्यों? क्योंकि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से थे, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके शिकागो में जाके उन्होंने ये स्पीच दी थी, और शिकागो में इस तरह की उन्होंने वर्डिंग्स यूज़ की, वहाँ के लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, एकदम भक्त हो गए इनके। सो ये क्वेश्चन अगर इनको 5 मार्कर में पूछा जाए तो ये 2 चीज़ में पूछेंगे। अब यही चीज़ अगर 11 मार्कर में इनको पूछनी हो स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो वो डायरेक्टली रिलेट कर देंगे सिविल सर्विसेज से, कि हाउ पॉलिसीज ऑफ स्वामी विवेकानंद कैन बी रिलेटेड टू सिविल सर्वेंट, कैन बी रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे जो इनकी पॉलिसी थी वो आपको डिस्क्राइब करनी होगी, बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब करने होंगे। तो यहाँ पे जो आप लोग पढ़ते हैं, बेसिकली जितने भी थिंकर्स होते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपने यही देखा होगा कि वो लोग बस उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो पैदा कब हुए,
उन्होंने काम क्या किया था, मगर बेसिक प्रिंसिपल्स को लोग छोड़ देते हैं। और वही चीज़ आपको पकड़नी है, यही चीज़ आपको डिफरेंशिएट करेगी दूसरों से, दूसरों की कॉपी से आपकी कॉपी अलग कैसे हो, ज़्यादा मार्क्स कैसे मिले। तो इन्हीं चीज़ों पे मिलेंगे। आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो बेसिक प्रिंसिपल्स पे फोकस करना है कि इनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे। अब जैसे राजा राम मोहन रॉय, तो राजा राम मोहन रॉय एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। यानी राजा राम मोहन रॉय के बारे में जब भी आप लिखें तो इनकी सोशल रिफॉर्मिस्ट चीज़ें जो थी, इनका जो आ, इंडिया के मॉडर्न इंडिया में जो ये जाने जाते हैं, उसके लिए आपको बेसिकली बताना है। जो इन्होंने सती प्रथा पे काम किया था, जो इन्होंने सोशल ईवल्स पे काम किया था, जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी उसको इन्होंने ख़त्म किया था, एजुकेशन पे इन्होंने काम किया था, तो वो आपको मेंशन करना है। सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलेगा कि ये कहाँ पैदा हुए थे, ये क्या करते थे, नहीं, इनके बेसिक प्रिंसिपल्स भी आपको मेंशन करने होंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट है बेसिकली ये थिंकर्स पे ही बेस्ड है। यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स हैं, सोक्रेटिस, प्लूटो, एरिस्टोटल, महावीर, बुद्धा, आचार्य शंकराचार्य, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे आपको थिंकर्स पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए और ये आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाएंगे। और जो एथिक्स में मार्क्स खींचते हैं वो इन्हीं चीज़ों से खींचते हैं। फिलोसोफर्स और थिंकर्स आप बहुत अच्छे से करके जाइए क्योंकि आपको ये अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। अब यूनिट 2 पे आ जाइए। तो यूनिट 2 है एटीट्यूड पे, एप्टीट्यूड पे और इमोशनल इंटेलिजेंस पे। तो एटीट्यूड में जो बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि फंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, और जो ऑर्थोडॉक्सी है दुनिया के मन में, जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी हो गई, मैट्रियार्कल सोसाइटी हो गई, पैट्रियार्की हो गई, बेसिकली जो मेंस सो कॉल्ड मेंस थिंकिंग वर्ल्ड जो होता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी की मेंस डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो इन सब चीज़ों से, ऑर्थोडॉक्सी से आपको बाहर निकलना है और एक जनरल प्रोस्पेक्टिव, कॉमन प्रोस्पेक्टिव पे आपको आंसर्स देने होंगे। आपसे ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो उस पर आपको जनरल प्रोस्पेक्टिव बताना होगा। दुनिया के प्रति, समाज के प्रति एक नॉर्मल अवधारणा जो होनी चाहिए, यानी एक बराबरी की बात है ना। पैट्रियार्कल मतलब रूढ़िवादी, एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, एक रूढ़िवाद सोसाइटी जिसमें आप सिर्फ पैट्रियार्की पे फोकस करेंगे, यानी पितृसत्ता, जो मेंस डोमिनेटेड वर्ल्ड है उस पे। तो वहाँ से आपको चीज़ों को डेविएट करके इक्वल अपॉर्चुनिटी शो करनी होंगी, बताना होगा इक्वल राइट्स के बारे में, वुमेन्स राइट्स के बारे में, इक्वल पे फॉर इक्वल जॉब फॉर एवरीवन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन, मेंस एंड वुमेन्स आर इक्वल, मेंस एंड वुमेन्स आर सेम। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो वही यहाँ पे ये कहना चाहता है, जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोडॉक्सी है और एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए यूनिट 2 के ही, तो वो है एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड हो गया, तो एप्टीट्यूड कैसा, यानी फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, इंटेग्रिटी और नॉन पार्शियलिटी, है ना, डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। तो ये सारी चीज़ें, इन पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा। एज सच कोई थ्योरी नहीं होती है कि आपको यहाँ पे कोई थ्योरी लिखनी है। हाँ, आप कोट जरूर कर सकते हैं बहुत सारे थिंकर्स के बारे में, और अपने खुद के आप एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। तो टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, अब ये नहीं होता है कि आप सड़क से जा रहे थे, डीएम साहब, जो कलेक्टर साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ही वॉज पासिंग थ्रू द रोड एंड ही सॉ सम पीपल्स सिटिंग बिसाइड द रोड, दे वर क्राइंग। तो कलेक्टर साहब आए, अपनी गाड़ी रोकी और उन्हें पैसे दे दिए, उन्हें खाना दे दिया। तो देखिए, खाना और पैसा, इट माइट बी अ वन टाइम सॉल्यूशन, है ना, कुछ वक्त के लिए वन टाइम सॉल्यूशन, वो कुछ वक्त के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी देर के लिए वो हो सकता है कि वो खाना उनका पेट भर दे। मगर वहीं पे डीएम साहब, कलेक्टर साहब अगर उनको ले जाते हैं और अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस में या और कहीं या किसी और डिपार्टमेंट में, लेबर डिपार्टमेंट, इनका रजिस्ट्रेशन करवा के और इन्हें कोई काम दिला देते हैं, और अगर कोई काम नहीं भी है, लेट से कि ये 60+ एज के हैं, तो इनकी वृद्धा पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन अगर चालू करवा देते हैं और इनको वहाँ किसी एनजीओ के थ्रू वहाँ इनको ओल्ड एज होम में शिफ्ट करवा देते, तो ये हो गया एक पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी यहाँ पे आपको वन टाइम सॉल्यूशन, इन द सेंस कि स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम वाला सॉल्यूशन नहीं, वन टाइम सॉल्यूशन, जिससे नॉट फॉर द स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम,
क्यों? क्योंकि अगर आप इनको एक वक्त का खाना प्रोवाइड कराएंगे ना, तो दैट इज वन टाइम सोल्यूशन, बट जस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी उस वक्त के लिए, उस दिन के लिए हो सकता है उनकी भूख मिट जाए और वो आपको धन्यवाद दे दें, कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम कर दिया, थैंक यू वेरी मच, है ना। बट अगर वहीं पे आप उनको रोज़गार दे देंगे, उनको रोज़गार का साधन दे देंगे, अगर वो ओल्ड एज हैं तो ओल्ड एज होम में आप उनको पहुंचवा देंगे एनजीओ के थ्रू, और अगर आप उनकी ओल्ड एज पेंशन चालू करवा देंगे उनके लिए, तो ये उनके लिए वन टाइम सॉल्यूशन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, यानी उनके लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन गई, उनके लिए एक पेरेंटिंग होम मिल गया जहां उनको एक छत मिल गई, वहां वो रहने लगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन आपका दिमाग जो है इस तरह की मैच्योरिटी के साथ सोचे और यहाँ पे इस तरह के आप आंसर लिख पाएँ। तो ये जो एप्टीट्यूड है यही आपसे ये डिमांड करता है कि आप इस तरह की चीज़ें लिख पाएँ। और तीसरी चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पे ये यही चेक करना चाहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इन द सेंस कि अब कलेक्टर साहब ने ये सारी चीज़ें देखी और वो इमोशनली सोचने लग गए, वो बैठ के खुद रोने लग गए कि हाय राम, पूरे देश में क्या फैला हुआ है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। तो देखिए, रोने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाती है ना, आपके दया दृष्टि दिखा देने से चीज़ें नहीं सही हो जाती। आपको वहाँ एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा, आप प्लानिंग करेंगे, आप वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से कांटेक्ट करेंगे और अपनी पूरे की पूरी पावर को यूज़ करके आप वहाँ एक प्लान, एक एक्शन ऑफ प्लान लेके आएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर वो वहाँ कुछ चेंज ला के दिखाएगा। तो ये हो गया आपका एप्टीट्यूड, है ना। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। तो ये आपको यहाँ पे शो करना है पेपर 3 में बेसिकली। तो सॉरी, पेपर 3 नहीं, यूनिट 2, है ना, पेपर 4 यूनिट 2। अब यूनिट 3 पे आ जाइए, पेपर 4 की यूनिट 3 पे, ह्यूमन नीड्स एंड इमोशंस। अब यहाँ पे इथिकल वैल्यूज़ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया जाता है। बेसिकली जो इथिकल एलिमेंट्स होते हैं, जो गवर्नेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं, जैसे कि इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इथिकल रीजनिंग, मॉरल डायलेमा, इन सब चीज़ें। अब आपने कुछ टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जैसे रेड टैपिज्म, यानी आप किसी दफ्तर में गए, आपने एक फ़ाइल बढ़ाई, वो फ़ाइल आपसे, वो वहाँ जो ऑफिस बॉय थे उन्होंने बोल दिया कि 1 हफ्ते बाद आइएगा, आपकी फ़ाइल आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अब वो फ़ाइल आगे फॉरवर्ड हुई, फिर आगे वो क्लर्क के पास गई, क्लर्क ने आपसे बोल दिया कि सर 1 हफ्ते बाद आपका काम होगा, आप 1 हफ्ते बाद आइएगा। फिर आप गए, अगली बार वो फाइल फिर थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर उन्होंने कह दिया कि 1 हफ्ते बाद। तो इसी तरह फाइल के ऊपर फाइल ऐसे रखते 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 वो ऊपर तक आ जाती। तो इसको हम कहते हैं एक तरीके से रेड टैपिज्म, यानी आपकी जो फाइल्स, आपके जो कागज़ हैं, आपके जो काम है वो कागज़ों के ऊपर दबते जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है वो पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए और एक बार में पब्लिक का काम होना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को कहते हैं रेड टैपिज्म। तो रेड टैपिज्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आपके अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी आप भले ही किसी भी कास्ट के हों, आप भले ही किसी पर्टिकुलरली किसी क्रीड के हों, आपको भले ही पर्टिकुलरली किसी जेंडर के हो, मगर आपको फेवरेटिज्म किसी में नहीं दिखाना है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी पीपल। ट्रांसपेरेंसी आपको दिखानी है, आपको किसी का फेवर नहीं करना है, आपको सबके लिए बराबर काम करना है और आप किसी को इग्नोर भी नहीं कर सकते। यानी ट्रांसपेरेंसी मतलब दोनों साइड बराबर, ना आप किसी को फेवर कीजिए ना आप किसी को इग्नोर कीजिए, ताकि जो लास्ट माइल सॉल्यूशन है वो मिल सके। यानी जो आखिरी व्यक्ति कतार में बैठा हुआ है, आपसे ये उम्मीद लगाए कि कलेक्टर साहब मेरा काम भी हो जाए, तो उसका काम भी हो जाए। ये नहीं कि वो बेचारा आखिरी लास्ट पर्सन है तो वो बैठा ही रह जाए, है ना। आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो ऐसा होना चाहिए कि लास्ट व्यक्ति तक उसका असर दिखाई दे। आपने जो पॉलिसीज़ फ्रेम की हैं वो लास्ट पर्सन तक पहुंचनी चाहिए। सो ये यूनिट डील करती ये चीज़ें डील करता है यूनिट 3, ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन। ओके, तो यूनिट 4 पे आ जाइए, करप्शन। अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स और लेना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे जो चीज़ें पूछी जाती है वो चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती रहती हैं, है ना। तो आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जैसे विसिल ब्लोअर हो गया, है ना, और विजिलेंस हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, लोकपाल एंड लोकायुक्त हो गया। अब लोकपाल लोकायुक्त से आपको अन्ना हजारे और उनका आंदोलन याद आ रहा होगा। कुछ लोग को याद आ रहा होगा, कुछ लोग को नहीं याद आ रहा होगा। तो आप यूट्यूब में सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा अन्ना हजारे के बारे में। 2012 10 to 12 आई थिंक
तब ये अन्ना हज़ारे ने स्टार्ट किया था लोकपाल लोकायुक्त के बारे में। तब से ये चीज़ें सामने आई थी कि एक ऐसी लोकल गवर्नेंस बॉडी भी होनी चाहिए जो कि इन सब चीज़ों पे करप्शन पे लगाम लगाएगी, करप्शन पे एक तरह का ब्रेक लगाएगी, करप्शन पे एक तरह से चेक पॉइंट का काम करेगी, है ना। तो इन सब चीज़ों पे डील करता है यूनिट 4, और यहीं पे आपको और भी चीज़ें और भी टर्मिनोलॉजीज मिल जाएंगी, जैसे कि करप्शन, इफ़ेक्ट्स ऑफ करप्शन, अप्रोच टू मिनिमाइज करप्शन, रोल ऑफ सोसाइटी, रोल ऑफ मीडिया। अब रोल ऑफ मीडिया क्या होता है? तो रोल ऑफ मीडिया यानी अगर आपको कहीं पे करप्शन होते हुए दिखाई दे रहा है, किसी के साथ कुछ गलत होते हुए दिखाई दे रहा है, तो मीडिया इज़ कॉल्ड फोर्थ पिलर। तो फोर्थ पिलर ऑफ इकोनॉमी में मीडिया को अपना पूरा का पूरा दायित्व निभाना चाहिए, है ना, उनको शो करना चाहिए, उनको अपना काम दिखाना चाहिए। तो ये आपसे पूछा जाएगा यहाँ, और ये सारी की सारी यूनिट्स जो हैं वो 40 मार्क्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर भी, शॉर्ट आंसर भी। अब हम आ जाते हैं यूनिट 5 में केस स्टडीज़ पे। तो बेसिकली यहाँ से आपसे 2 केस स्टडीज़ पूछी जाएंगी। यूनिट 5 में बेसिकली केस स्टडीज़ होती हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो बेसिकली आपके लिए ही बनाया गया है, मतलब ये क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते, और इनमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। 20-20 नंबर की 2 केस स्टडी आएंगी, लगभग 500-500 शब्द में आपको लिखना होगा। स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया था, तो उसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जैक्टली वही नहीं, दूसरा कुछ पूछ लिया जाएगा, आपको दूसरी कोई केस स्टडी दे दी जाएगी, करप्शन पे दे दी जाएगी, ट्रांसपेरेंसी पे दे दी जाएगी, या फिर ऐसी कोई कंडीशन पे दे दी गई कि कोई डिज़ास्टर की सिचुएशन है, डिज़ास्टर की सिचुएशन में आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, तो उस पे केस स्टडी हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको फैक्टर्स लिखने होंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फिर आपको मेंशन करना होगा कि कौन सा फैक्टर इससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, वो आपको मेंशन करना होगा। उसके साथ साथ आपको कंक्लूडिंग पॉइंट्स भी मेंशन करने होंगे कि दिस कंक्लूड्स दैट, यहाँ पे कौन सा फैक्टर सही है, कौन सा फैक्टर गलत है, ये चीज़ें भी आपको मेंशन करनी है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये जो पेपर है, पेपर 4 है ना, पेपर 4 200 मार्क्स का होता है, और ये 200 में से आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम मार्क्स यही पेपर आपको दिलाएगा। यानी दूसरे पेपर आपको हार्डली 50-60% नंबर दिलाएंगे, और कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो 50-60% भी आएँ। हालांकि इससे कम आते हैं तो फिर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, आपकी जो मेरिट है वो इतनी ऊपर नहीं जाती। बट आपको यही कोशिश करना है कि मेंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको फेच कराएगा यही पेपर, यानी पेपर 4। तो पेपर 4 जो एथिक्स है 200 मार्क्स का होगा, तो 200 में आपको पूरी कोशिश करनी है कि 150 प्लस मार्क्स आपके आएँ, और वो आएंगे, आते हैं, लोगों के आते हैं। आप टॉपर्स की कॉपी से उठा के देखिएगा तो 150 प्लस मार्क्स आते हैं। और आते कैसे हैं? इसी प्रकार से कि केस स्टडीज़ आपको जो 20-20 नंबर की 2 केस स्टडी आएगी यूनिट 5 में ही, तो ये आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें सही करके आनी है। फिर इसके बाद जो फर्स्ट यूनिट है थिंकर्स की, है ना, वो आपसे ज़्यादातर सही होनी चाहिए, क्योंकि गिने चुने थिंकर्स इन्होंने मेंशन कर दिए हैं, और उनके बारे में आप पूरी डिटेल लेके जाइए, पूरा पढ़ के जाइए, और मैक्सिमम नंबर स्कोर कीजिए। उसके साथ साथ जो यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, और यूनिट 4 है, तो यूनिट 2 में भी जो एटीट्यूड वगैरह है वो सारी चीज़ें, ह्यूमन नीड्स एंड इमोशन यूनिट 3 में, और यूनिट 4 में करप्शन वाला पार्ट, तो इनमें भी आप अच्छे से पकड़ बना के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए। क्यों? क्योंकि पेपर 4 आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाएगा, यानी 75% मार्क्स आपको बाकी कोई पेपर नहीं दिला पाएंगे। इवन साइंस में आपको नहीं मिलेंगे, साइंस जबकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल, यानी वहाँ पर आप आंसर घुमा फिरा के नहीं लिखेंगे, आप सीधे सीधे लिखेंगे, तो आपको बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपसे ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला पूछा है, आपने लिख दिया है, 5 मार्क्स में पूछा है, तो 5 आउट ऑफ 5 आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपसे वो नहीं बनता है तो 5 में से 0 मिलेंगे, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, है ना। भले ही आप यूजेस ऑफ ग्लूकोज लिख के आ जाइए, कुछ भी लिख के आ जाइए, दया दृष्टि दिखा के अगर आपके ऊपर आपका चेकर 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स दे भी देता है, 0.05 मार्क्स आपको दे भी देता है, तो वो इतना मायने नहीं रखेगा। बट ये जो पेपर है, पेपर 4, ये आपको बहुत नंबर फेच कराएगा। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर उठाने हैं, क्योंकि मेंस में अगर आपको 900 से 1000 नंबर तक पहुँचना है, और इससे कम में तो सिलेक्शन देखिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको अच्छी रैंक चाहिए, तो आपके 1000 प्लस मार्क्स आने चाहिए, और वो 1000 प्लस मार्क्स अगर आपको लाना है, तो ये पेपर 4 एथिक्स ही आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा, और आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स फेच भी करने हैं। तो इस पेपर के बारे में हमने डिस्कस किया, और जीएस के सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक। तो जैसा मैंने बताया है उसी तरीके से आप पढ़िए। बाकी इसके रिसोर्स के बारे में बात करें कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो
एक बुक आती है सुब्बा राव करके, जी सुब्बा राव मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सुब्बा राव वो अच्छी बुक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आप कोई PDF डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन किसी कोचिंग सेंटर का मटेरियल ले लीजिए, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए। वो आपकी मर्ज़ी है, आपका डिस्क्रिप्शन, आपको जहाँ से पढ़ना हो वहाँ से पढ़िए। बुक रिसोर्सेस वगैरह मैंने आपको बता दिया है, और पेपर के बारे में भी बता दिया है कि सारी यूनिट्स इसमें कैसी कैसी आती हैं, क्या क्या पूछा जाता है आपसे, केस स्टडीज़ के बारे में बता दिया। तो यही सारी चीज़ें इस पे आती हैं। और ये पेपर मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैक्सिमम नंबर आपको स्कोर कराएगा, यानी अगर आपको 70-75% मार्क्स स्कोर करने हैं तो GS का एकमात्र ये पेपर है जो आपको 70-75 मार्क्स दिलाएगा। तो इस पेपर में मैक्सिमम स्कोर कीजिए। और बाकी आपको जो कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस पेपर के रिगार्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी एक सीरीज़ में लेके आऊँगा इसके बाद, तो उसमें वो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आते रहेंगे MPPSC से रिलेटेड, जनरल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, और जनरल एजुकेशन से रिलेटेड। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, बाकी चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।